नमस्कार साथियों, मैं रामकुमार बिश्नोई स्वागत करता हूं आपका गुरु नर्सिंग एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। देखिए, हमारी जो ऑनलाइन वीडियो सीरीज़ हैं उसमें नर्वस सिस्टम डिस्कस कर रहे थे, नर्वस सिस्टम की एनाटॉमी फिजियोलॉजी डिस्कस की जा रही थी और उसके अंदर भी हम न्यूरॉन डिस्कस कर चुके थे। न्यूरॉन क्या होता है, न्यूरॉन की स्ट्रक्चर, न्यूरॉन की डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन। अब देखिएगा, दो स्पेसिफिक न्यूरॉन्स पेंडिंग्स हैं जिनके बारे में आज की क्लास में डिस्कस कर लेते हैं। इनको समझने से पहले हमें ब्रेन के कुछ स्पेसिफिक पार्ट्स के बारे में देखना होगा कि ब्रेन के कुछ स्पेसिफिक पार्ट्स होते हैं, क्या क्या पार्ट्स होते हैं। देखिए डियर, अगर बात की जाए ब्रेन की, तो ब्रेन 3 पार्ट से मिलकर बना है। दिस इज सेरिब्रम। ब्रेन का ये हिस्सा कहलाता है सेरिब्रम। इसके पीछे की तरफ यहां पे सेकंड लार्जेस्ट पार्ट होता है सेरिबेलम और लास्ट में ये इलोंगेटेड जो पार्ट है इसको कहा जाता है ब्रेन स्टेम। इससे ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं बेटा जी। लार्जेस्ट पार्ट है सेरिब्रम, सेकंड लार्जेस्ट है सेरिबेलम और लास्ट में जो लंबा इलोंगेटेड पार्ट होता है इसको कहा जाता है ब्रेन स्टेम। अब काम की चीज सुनिएगा, सेरिब्रम को फर्दर बहुत सारे लोब्स में डिवाइड किया गया है। तो ये जो सबसे आगे वाला लोब है, ये वाला लोब, दिस इज फ्रंटल लोब। हमेशा याद रखिएगा फ्रंटल लोब है। इस फ्रंटल लोब्स में बहुत सारे एरियाज होते हैं और उन एरियाज में से यहां ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया, इस एरिया को कहा जाता है प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स। प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स। और इस प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स में भी एक छोटा सा एरिया होता है यहां पे जिसको कहा जाता है एरिया नंबर 4। एरिया नंबर 4। देखिए, ब्रेन नर्वस टिश्यू का पार्ट है, नर्वस टिश्यू से बना हुआ है, इट मींस न्यूरॉन से बना हुआ है। तो ब्रेन में कौन से न्यूरॉन हैं साहब? ब्रेन के अंदर देखा जाए तो मल्टीपोलर न्यूरॉन्स हैं। 99% ब्रेन में जो न्यूरॉन है वो कौन से हैं? मल्टीपोलर है। लेकिन कुछ खास जगह ऐसी है जहां अलग टाइप के न्यूरॉन्स पाए जाते हैं, वही चीज हम डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहली चीज, सबसे पहला जो पार्ट हमने डिस्कस किया वो किया सेरिब्रम, फ्रंटल लोब, प्राइमरी मोटर एरिया, उसका एरिया नंबर 4। इस जगह पे जो न्यूरॉन्स पाए जाते हैं, याद रखिएगा, उन न्यूरॉन्स को कहा जाता है पिरामिडल सेल्स। Those neurons are known as pyramidal cells या बेड्ज सेल्स। एग्जामिनर बेड्ज सेल के नाम से आपसे कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है कि बेड्ज सेल कहां पाई जाती है। तो सुनिएगा, अगर ऑप्शन हो कि सेरिब्रम, सेरिबेलम और ब्रेन स्टेम, तो जवाब होगा सेरिब्रम। अगर पूछा जाए बेड सेल कहां पाई जाती है, फ्रंटल लोब, टेम्पोरल लोब, पैराइटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब, तो जवाब होगा फ्रंटल लोब। अगर पूछा जाए कि बेड सेल कहां पाई जाती है, प्राइमरी मोटर एरिया, प्राइमरी सेंसरी एरिया या फिर प्राइमरी विजुअल एरिया, तो जवाब होगा प्राइमरी मोटर एरिया। प्राइमरी मोटर एरिया में कहां पाई जाती है? एरिया नंबर 4, एरिया नंबर 6, एरिया नंबर 8, एरिया नंबर 9, तो आपका जवाब होगा एरिया नंबर 4। सबसे पहली प्रायोरिटी आपको बेड सेल के लिए देनी है एरिया नंबर 4, दूसरी प्रायोरिटी देनी है प्राइमरी मोटर एरिया, और अगर ये भी ऑप्शन में ना मिले तो फिर आपको तीसरा जाना है फ्रंटल लोब की तरफ, और वो भी ऑप्शन में ना मिले तो लास्ट प्रायोरिटी आपकी क्या होगी? सेरिब्रम। ये प्रायोरिटी वाइज भी हमने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया कि अगर अलग अलग एग्जाम्स में आता है तो यहां पाए जाने वाले न्यूरॉन्स को किस नाम से जाना जाता है बेटा जी? ये याद रखिएगा, पिरामिडल सेल्स या बेड सेल के नाम से जाना जाता है। ये तो यहां की बात होगी। ये जो सेकंड वाला पोर्शन है जिसको हमने सेकंड लार्जेस्ट पार्ट है, इसको क्या नाम दिया? सेरिबेलम। सेरिबेलम में याद रखिएगा जो न्यूरॉन्स पाए जाते हैं, सेरिबेलम में कुछ खास प्रकार के न्यूरॉन्स पाए जाते हैं और उन न्यूरॉन्स को कहा जाता है पुरकिंजे। पुरकिंजे का मतलब होता है ट्री लाइक। पुरकिंजे न्यूरॉन्स या पुरकिंजे सेल्स बोली जाती है। सिंपल से वर्ड में 2 स्पेसिफिक टाइप के न्यूरॉन होते हैं, एक पुरकिंजे न्यूरॉन्स जो सेरिबेलम में पाए जाते हैं और दूसरे बेड सेल या पिरामिडल सेल्स। बार बार रिपीट कर रहा हूं, बहुत जरूरी चीज है। बेड सेल या पिरामिडल सेल्स जो सेरिब्रम के फ्रंटल लोब के प्राइमरी मोटर एरिया के एरिया नंबर 4 में पाई जाती है। ये कंसेप्ट हमेशा याद रखिएगा डियर। चलिए अब देखिएगा, आगे बात करते हैं वापिस। इनका डायग्राम भी देख लेते हैं। ये आपके सामने डायग्राम शेयर किया गया है कि आखिरकार किस प्रकार के होते हैं। ये पिरामिड के जैसा है, जैसे मिस्र में गाजा वगैरह में पिरामिड है, उस पिरामिड के शेप का है, इसलिए इसको पिरामिडल
न्यूरॉन्स कहा जाता है। और ये एक ट्री लाइक पेड़ के जैसा, पेड़ की शाखाएं हैं, एक ट्री के जैसी स्ट्रक्चर बना रहा है, इसलिए इसको पुरकिंजे सेल कहा जाता है। ये सेरिबेलम में पाई जाती है और ये पाई जाती है आपकी सेरिब्रम में, दोनों में डिफरेंशिएट कीजिएगा, नोट डाउन कर लें इस चीज को। नेक्स्ट देखिएगा डियर, न्यूरॉन में लास्ट पॉइंट है न्यूरॉन का डिजनरेशन। अगर न्यूरॉन किसी वजह से डैमेज हो जाए, टूट जाए, तो उसके लिए जो टर्म काम में आती है वो आती है न्यूरॉन का डिजनरेशन। क्या होता है न्यूरॉन डिजनरेशन? एक डायग्राम से समझते हैं। एक न्यूरॉन बनाया आपके सामने सोमा, सोमा से निकल गए आपके डेंड्राइट्स, और डेंड्राइट से निकला लंबा एक्सॉन। अगर किसी वजह से ये एक्सॉन यहां से डैमेज हो जाए, इस जगह से, इस साइड से डैमेज हो गया, टूट गया, चाहे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट से, चाहे किसी डिजीज से यहां से टूट गया, डैमेज हो गया है, तो देखिएगा इंजरी से पहले वाला जो एक्सॉन होता है, जो सोमा की तरफ होता है, उसको कहा जाता है प्रॉक्सिमल एक्सॉन, प्रॉक्सिमल एक्सॉन। और इंजरी के बाद वाला जो एक्सॉन होता है, हमेशा याद रखिएगा, उसको कहा जाता है डिस्टल एक्सॉन। प्रॉक्सिमल एक्सॉन या डिस्टल एक्सॉन, दो एक्सॉन कहा जाता है। अब सुनिए, अगर किसी का यहां से एक्सॉन डैमेज हो गया, टूट गया, तो क्या होगा? अगर इधर से करंट आएगा यूं, तो इस एक्सॉन में यहां तक आएगा, इससे आगे वाले हिस्से को अब इंपल्स मिलेगा ही नहीं, इंपल्स यहीं आके रुक जाएगा, इससे आगे वाले हिस्से में इंपल्स नहीं जाएगा। जब आगे वाले हिस्से में इंपल्स नहीं जाएगा तो आगे वाला न्यूरॉन फंक्शन भी नहीं करेगा, और कोई चीज जब फंक्शन नहीं करती है तो धीरे धीरे वो खत्म हो जाती है, उसका डिजनरेशन हो जाता है, उसकी एट्रोफी हो जाती है, याद रखिएगा, वो डिसअपियर हो जाती है पूरी तरह। क्यों? क्योंकि उसको कोई काम ही नहीं दिया गया है। तो न्यूरॉन का अगर यहां इंजरी हुई और इंजरी होने से डिस्टल पार्ट की एट्रोफी हो गई है, डिस्टल एक्सॉन का डिजनरेशन हो गया है, डिस्टल एक्सॉन गायब हो गया है, तो इस प्रकार के डिजनरेशन को वालेरियन डिजनरेशन कहा जाता है। वालेरियन डिजनरेशन नर्सिंग में खैर क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, लेकिन होप्स होगी आगे आने वाले एग्जाम्स में इस लेवल के भी क्वेश्चन आएंगे आपके सामने कि डिस्टल एक्सॉन का डिजनरेशन होना, इंजरी के बाद वाले एक्सॉन का डिजनरेशन होना, कौन सा डिजनरेशन कहलाता है? वालेरियन डिजनरेशन कहलाता है, याद रखिएगा। और यही अगर एक्सॉन से पहले वाला, जहां इंजरी हुई है उससे पहले वाला एक्सॉन डैमेज हो गया, यानी प्रोक्सिमल एक्सॉन डैमेज हो गया है, तो याद रखिएगा इस प्रकार की इंजरी को रिट्रोग्रेड डिजनरेशन कहा जाता है। रिट्रोग्रेड यानी बैकवर्ड, उल्टा होनी तो क्या चाहिए थी? इंजरी यहां होनी चाहिए थी, इससे अगला हिस्सा गायब होना चाहिए था, लेकिन अगर उल्टा वाला हिस्सा गायब हो गया, पहले वाला हिस्सा गायब हो गया, रिवर्स में गायब हो गया, तो इस प्रकार की इंजरी को, डिजनरेशन को कौन सा डिजनरेशन कहा जाता है? रिट्रोग्रेड डिजनरेशन कहा जाता है। और ये वाला देखिए, अगर इंजरी से बाद वाला डैमेज हो रहा है तो कौन सा कहलाएगा? वालेरियन। और वालेरियन को एक और नाम से जाना जाता है एंटीग्रेड। रिट्रोग्रेड का ऑपोजिट एंटीग्रेड। इंजरी से बाद में एंटीग्रेड, इंजरी से पहले रिट्रोग्रेड, ये कंसेप्ट याद रखेगा। अब एग्जामिनर आपसे पूछता है, अच्छा एक पेशेंट है जिसको रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ है और मल्टीपल न्यूरॉन्स का डिजनरेशन हो गया, मल्टीपल न्यूरॉन्स डैमेज हो गए, बताइए उस पेशेंट में मोस्ट कॉमनली कौन सा डिजनरेशन देखने को मिलेगा? आपको दो डिजनरेशन बताए मैंने, इन दो डिजनरेशन में से सबसे कॉमन डिजनरेशन कौन सा, ये पूछना चाह रहा है। तो याद रखिएगा, द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डिजनरेशन इज वालेरियन डिजनरेशन, ये होता है सबसे कॉमन, ये एग्जाम का क्वेश्चन है। न्यूरो डिजनरेशन दो टाइप के, पहला होता है वालेरियन या एंटीग्रेड और दूसरा होता है रिट्रोग्रेड, और सबसे कॉमन कौन सा होता है? एंटीग्रेड होता है। इट मींस आपको इमेज बेस्ड क्वेश्चन आएगा, ऐसा सा न्यूरॉन आएगा, या तो न्यूरॉन को यहां पीछे से खराब कर दिया जाएगा, या न्यूरॉन ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी में न्यूरॉन के इस पार्ट को डैमेज कर दिया जाएगा, और फिर आपसे पूछा जाएगा बताइए इनमें से कौन सा न्यूरॉन मोस्ट कॉमनली वालेरियन है, तो आपका जवाब होगा ये वाला जिसमें इंजरी साइड से बाद में डैमेज हुआ है। ये कंसेप्ट याद रखेगा। इसी से मिलता जुलता एक कंसेप्ट और है, एक डिजनरेशन और होता है, याद रखिएगा, जिसमें ये दोनों ही कंसेप्ट इन्वॉल्व है, और उस डिजनरेशन को कहा जाता है ट्रांस न्यूरॉन डिजनरेशन, ट्रांस न्यूरोनिक डिजनरेशन। एक तीसरा डिजनरेशन और डिस्कस कर लेते हैं, ट्रांस न्यूरोनिक डिजनरेशन। देखिए इसमें वर्ड में ही इसका अर्थ छुपा है।
न्यूरोनिक यानी न्यूरॉन, और ट्रांस मींस आर पार। पहले जो हमने दो डिस्कस किए हैं एंटीग्रेड और रिट्रोग्रेड, उसमें क्या हुआ था कि ये एक न्यूरॉन था और यहां से इंजरी हुई, तो या तो इंजरी उसी न्यूरॉन के बाद वाले हिस्से में हुई या उसी न्यूरॉन के पहले वाले हिस्से में हुई है, उस इंजरी का अगले न्यूरॉन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। लेकिन अगर अगले न्यूरॉन तक मामला गड़बड़ हो जाए, जैसे एक डायग्राम से, सिंपल डायग्राम से एक्सप्लेन करूं मैं आपको कि ये न्यूरॉन था, ये इसका एक्सॉन है, और ये आपके सामने दूसरा न्यूरॉन है, यहां पे दूसरा न्यूरॉन भी बना दूं, ये दूसरा न्यूरॉन है। अगर किसी वजह से पहले वाले न्यूरॉन में इंजरी हो, पहले वाला न्यूरॉन यहां से टूट गया, ये लीजिए पहले वाला न्यूरॉन टूट गया, और पहले वाला न्यूरॉन अगर टूट गया तो पहले वाले में मोस्ट कॉमनली कौन सा होगा, रिट्रोग्रेड होगा या एंटीग्रेड, कौन सा होगा मेरे को बताइए, ये एंटीग्रेड होगा या वालेरियन होगा? देखिए वालेरियन वाला होगा, ये वाला, ये एंटीग्रेड डिजनरेशन होगा उस न्यूरॉन में जिसमें इंजरी हुई, उसमें मोस्ट कॉमन यही होगा। लेकिन अगर यहां करंट पैदा हो रहा है, इस एक्सॉन में यहां तक आ गया, अब एक्सॉन में आगे करंट नहीं जा रहा है, इट मींस इस दूसरे न्यूरॉन में भी करंट नहीं जा रहा। और मैंने कहा कि जब किसी चीज को काम में नहीं लेते हैं तो धीरे धीरे उसी स्ट्रक्चर की क्या हो जाती है, एट्रोफी हो जाती है, डिजनरेशन हो जाता है। प्रॉब्लम इस न्यूरॉन के इस हिस्से में है, लेकिन इस न्यूरॉन को भी इंपल्स नहीं मिल रहे, तो ये न्यूरॉन भी धीरे धीरे काम करना बंद कर देगा और इसका भी डिजनरेशन हो जाएगा। इस प्रकार के डिजनरेशन को कौन सा डिजनरेशन कहा जाता है? ट्रांस न्यूरोनिक डिजनरेशन कहा जाता है। याद रखिएगा, ट्रांस न्यूरोनिक डिजनरेशन का मतलब होता है डिजनरेशन इन अदर रिलेटेड न्यूरॉन। अगर एक न्यूरॉन के साथ कोई दूसरा न्यूरॉन रिलेटेड है तो उस पहले वाले में डैमेज की वजह से दूसरे न्यूरॉन में गड़बड़ी आ जाना, दूसरे न्यूरॉन का डिजनरेशन हो जाना, कौन सा डिजनरेशन कहलाता है? ट्रांस न्यूरोनिक डिजनरेशन कहलाता है। एक बार हम रिकैप कर देते हैं कितने टाइप के न्यूरोनिक डिजनरेशन, 3 टाइप के। सबसे पहला कौन सा? एंटीग्रेड या वालेरियन, मोस्ट कॉमन, इंजरी साइड से आगे वाला हिस्सा खराब हो जाएगा। दूसरा रिट्रोग्रेड, इंजरी साइड से पहले वाला हिस्सा खराब हो जाएगा। और तीसरा ट्रांस न्यूरोनिक, जिसमें एक न्यूरॉन में इंजरी हुई है लेकिन उससे आगे वाला न्यूरॉन भी खराब हो गया है, दूसरा साइड वाला न्यूरॉन। इस प्रकार के डिजनरेशन को ट्रांस न्यूरोनिक डिजनरेशन कहा जाता है डियर। और यहां आपका टॉपिक कंप्लीट होता है न्यूरॉन। न्यूरॉन की सारी चीजें जो भी एग्जाम्स में पुटअप हो सकती है हमने डिस्कस कर ली है। अब सुनिएगा, ब्रेन, पूरा नर्वस सिस्टम ब्रेन ही क्यों, किसका बना? नर्वस टिश्यू का बना। और नर्वस टिश्यू हमेशा किसका बना? सेल्स का बना। इसका मतलब नर्वस टिश्यू भी सेल्स का बना है। और नर्वस टिश्यू सेल्स का बना है तो नर्वस टिश्यू में कितने टाइप की सेल्स पाई जाती है? 2 टाइप की। पहली सेल जो हम अब तक डिस्कस कर रहे थे न्यूरॉन, और दूसरी जो सेल्स होती हैं उनको किस नाम से जाना जाता है डियर? उनको जाना जाता है न्यूरोग्लिया के नाम से। नर्वस टिश्यू 2 प्रकार की, नया टॉपिक आ गया आपका न्यूरॉन पूरा होने के बाद। नर्वस टिश्यू 2 प्रकार की सेल्स का बना है, न्यूरॉन एंड न्यूरोग्लिया। न्यूरॉन हम पढ़ चुके हैं। अब आज की क्लास में हम किसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं? न्यूरोग्लिया के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए न्यूरोग्लिया के बारे में कुछ की पॉइंट्स हैं, समझिएगा। न्यूरोग्लिया को किस नाम से भी जाना जाता है? ग्लिया सेल्स के नाम से भी जाना जाता है। न्यूरोग्लिया आर आल्सो नोन एज ग्लिया सेल्स। न्यूरॉन को ग्लिया सेल्स भी कहा जाता है, और ग्लिया का मतलब होता है गम, ग्लू, गोंद। अगर ये न्यूरॉन है, ये न्यूरॉन है, ये न्यूरॉन है, ये ब्रेन में इतने सारे न्यूरॉन्स हैं, तो इन न्यूरॉन्स को अपनी जगह पे फिक्स रखने के लिए, इन न्यूरॉन्स को अपनी जगह पे चिपका के रखने के लिए, ये बीच में जो आपने स्ट्रक्चर भर दी है, बीच में जो सेल्स भर दी है, जो न्यूरॉन्स को अपनी जगह पे फिक्स रख रही है, यानी न्यूरॉन्स को चिपका के रख रही है, ये गोंद का काम कर रही है। इन सेल्स को किस नाम से जाना जाता है? न्यूरोग्लिया या ग्लिया सेल्स के नाम से जाना जाता है। न्यूरोग्लिया और ग्लिया सेल्स मेन सेल नहीं है। मेन सेल तो कौन सी है आपकी? न्यूरॉन, ये वाली, ये मेन सेल है। ये सेल्स तो केवल उसको सपोर्ट कर रही है, उसको अपनी जगह पे कंसाइज करके रख रही है, उसको अपनी जगह पे सेट करके रख रही है। देखिएगा, एक चीज हम डिस्कस कर चुके हैं पहले ही कि न्यूरॉन जो मेन स्ट्रक्चर और फंक्शनल पार्ट होता है उसको कहा जाता है पैरेनकाइमा। किसी भी ऑर्गन का जो मेन स्ट्रक्चर और फंक्शन वाली स्ट्रक्चर्स होती है उनको पैरेनकाइमा कहा जाता है, और जो उसको सपोर्ट करती है उनको इंटरस्टिशियम कहा जाता है। तो अगर ब्रेन की बात की जाए तो ब्रेन में
न्यूरॉन तो किसका काम करेंगे, पैरेनकाइमा का, और उनको सपोर्ट करने वाली सेल्स जो है ये वाली न्यूरोग्लिया वो इंटरस्टिशियम का काम करेगी। तो हम कह सकते हैं कि न्यूरोग्लिया आर इंटरस्टिशियल यूनिट ऑफ नर्वस टिश्यू। इंटरस्टिशियल यूनिट ऑफ नर्वस टिश्यू, तो आपका जवाब होगा न्यूरोग्लिया। और पैरेनकाइमल यूनिट कौन है, तो जवाब होगा न्यूरॉन। इंटरस्टिशियल यूनिट ऑफ नर्वस टिश्यू इज न्यूरोग्लिया, याद रखिएगा हमेशा। नेक्स्ट, किसी भी नर्वस टिश्यू की बात की जाए, हम प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, 90% नर्वस टिश्यू किससे बना है, न्यूरोग्लिया से बना है। न्यूरॉन बहुत कम होते हैं, याद रखिएगा। ब्रेन में केवल 10% न्यूरॉन है, 90% न्यूरोग्लिया है। स्पाइनल कॉर्ड में केवल 10% न्यूरॉन है, 90% न्यूरोग्लिया है। तो 90% पार्ट जो बना होता है वो सपोर्टिंग सेल्स का बना होता है। दीज आर सपोर्टिंग सेल्स, इसलिए इनको इंटरस्टिशियल यूनिटी भी कहा जाता है। 90% ऑफ नर्वस टिश्यू से होती है, याद रखिएगा। ये ऐसी सेल्स होती हैं जिनके पास में सेंट्रोसोम होता है, याद रखिएगा। जब इन सेल्स को डिस्कस करेंगे, ये सपोज न्यूरोग्लिया बनाई, इस न्यूरोग्लिया के पास न्यूक्लियस होगा, बहुत सारी चीजें होगी, और उनके साथ साथ इस सेल के अंदर कौन भी पाया जाएगा, सेंट्रोसोम भी पाया जाएगा। याद रखिएगा, केवल वो सेल डिवीजन कर सकती है जिसके पास क्या मौजूद हो, सेंट्रोसोम। न्यूरॉन के पास सेंट्रोसोम नहीं होता, इसलिए न्यूरॉन में सेल डिवीजन भी नहीं होता। जबकि न्यूरोग्लिया के पास सेंट्रोसोम होता है, इसका मतलब न्यूरोग्लिया में सेल डिवीजन भी होता है। ठीक है, इट मीन्स सेल डिवीजन पॉसिबल। न्यूरोग्लिया में सेल डिवीजन पॉसिबल होता है। और यही अगर सेल डिवीजन होते 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 होते, नोट डाउन करें इसको, अगर यही सेल डिवीजन होते होते बहुत एबनॉर्मल हो गया, अनकंट्रोलेबल हो गया, इसका मतलब किस में कन्वर्ट हो गया है, ब्रेन ट्यूमर में कन्वर्ट हो गया है। न्यूरॉन्स में सेल डिवीजन ही नहीं हो सकता, इसका मतलब न्यूरॉन एबनॉर्मल सेल डिवीजन भी नहीं कर सकती। जब नॉर्मल ही नहीं होगा तो एबनॉर्मल कहां से होगा। जबकि न्यूरोग्लिया में सेल डिवीजन होता है, इसका मतलब एबनॉर्मल सेल डिवीजन होती है, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ब्रेन ट्यूमर में कन्वर्ट हो जाएगी। कौन सी सेल एसोसिएटेड होती है ब्रेन ट्यूमर के साथ में, तो आपका जवाब मिलेगा न्यूरोग्लिया। न्यूरोग्लिया आर एसोसिएटेड विद ब्रेन ट्यूमर। और इस प्रकार के न्यूरोग्लिया की वजह से, न्यूरोग्लिया को दूसरा किस नाम से जाना जाता है बेटा जी, बोलिएगा, ग्लिया सेल। क्योंकि ग्लिया सेल की वजह से ब्रेन ट्यूमर हो रहा है, इसलिए इस प्रकार के ब्रेन ट्यूमर को किस नाम से जाना जाता है, ग्लियोमा के नाम से जाना जाता है। अगर एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पुटअप करता है कि ग्लियोमा कहां का ट्यूमर है, यूट्रस का, इंटेस्टाइन का, हार्ट का या ब्रेन का, तो आपका सीधा सा आंसर होगा ग्लियोमा इज ए ट्यूमर ऑफ ब्रेन। ब्रेन में होने वाले कैंसर को, ट्यूमर को ग्लियोमा कहा जाता है। अगर एग्जामिनर एक स्टेप ऊपर जाके आपसे पूछे कि ग्लियोमा में कौन सी सेल का एबनॉर्मल डिवीजन होता है, इन ग्लियोमा विच सेल अंडरगो एबनॉर्मल सेल डिवीजन, कौन सी सेल अंडरगो जाती है, कौन सी सेल एबनॉर्मल सेल डिवीजन करती है ग्लियोमा में, आपका ऑप्शन आ गया। ऑप्शन ए न्यूरॉन, ऑप्शन बी न्यूरोग्लिया, ऑप्शन सी कुफर सेल, और ऑप्शन डी आपके पास में आ गया ऑस्टियोब्लास्ट। ऑस्टियोब्लास्ट, कुपर सेल, न्यूरॉन और न्यूरोग्लिया। तो याद रखिएगा, ग्लियोमा का मतलब न्यूरॉन का नहीं, न्यूरोग्लिया का एबनॉर्मल सेल डिवीजन है, हमेशा याद रखिएगा। क्लियर है जी, इसे नोट डाउन करें डियर। अब देखिएगा आगे की चीज, अगर ब्रेन में होने वाले सबसे कॉमन कैंसर की बात की जाए, ब्रेन में बहुत सारे ट्यूमर हो सकते हैं, मेनिंजेज में भी ट्यूमर हो सकता है, याद रखिएगा, न्यूरोग्लिया में भी हो सकता है, वहां की ब्लड वेसल्स में भी हो सकता है, तो ब्रेन में भी बहुत सारे ब्रेन ट्यूमर्स हो सकते हैं। लेकिन ब्रेन में सबसे कॉमन कौन सा ट्यूमर होता है, तो आपका जवाब होगा, मेंशन कर दें, ग्लियोमा इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ब्रेन ट्यूमर। ब्रेन में बहुत सारे ट्यूमर्स हो सकते हैं, अलग अलग वैरायटी के, उनमें होने वाला सबसे कॉमन जो ट्यूमर है, उस सबसे कॉमन ट्यूमर को किस नाम से जाना जाता है, ग्लियोमा। और याद रखिएगा, ESIC आपसे ये क्वेश्चन पुटअप भी कर चुका है कि नीचे दिए गए ऑप्शंस में से ब्रेन का मोस्ट कॉमन ट्यूमर कौन सा है, तो आपका जवाब होगा ग्लियोमा। वेरी गुड। नेक्स्ट देखिएगा, ग्लियोमा एक नहीं होती,
क्या न्यूरोग्लिया एक नहीं होती, मल्टीपल न्यूरोग्लियाज होती है। जिस प्रकार मैंने कहा कि 10% न्यूरॉन है, फिर न्यूरॉन आपको अलग अलग टाइप के बताए थे, सेंसरी, मोटर, मिक्स्ड। इसी प्रकार न्यूरोग्लिया तो एक पूरे ग्रुप का नाम है। न्यूरोग्लिया का मतलब बहुत सारी सेल्स है, अलग अलग वेराइटी की सेल्स है, और उन सब सेल्स को मिला के न्यूरोग्लिया कहा जाता है। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे कि न्यूरोग्लिया आखिरकार कितने टाइप्स की होती है, न्यूरोग्लिया कितने टाइप्स की होती है। अब देखिए आपके सामने टोटल 6 सेल्स के नाम दिए गए हैं, और इन 6 सेल्स को न्यूरोग्लिया कहा जाता है। कौन सी 6 सेल्स है याद रखिएगा। सबसे पहली सेल होती है एस्ट्रोसाइट, दूसरी माइक्रोग्लिया, तीसरी ओलिगोडेंड्रोसाइट, चौथी अपेंडाइमल सेल, पांचवी सेल का नाम है स्वान सेल, और छठी सेल का नाम है सैटेलाइट सेल। टोटल 6 टाइप की सेल्स होती है, और इन 6 सेल्स को न्यूरोग्लिया के नाम से जाना जाता है। देखिएगा डियर, एग्जामिनर आपसे क्या क्वेश्चन पूछेगा। पहली चीज बताइए, न्यूरोग्लिया मेन सेल है या सपोर्टिंग सेल? तो आपका जवाब आएगा सपोर्टिंग सेल। इसी पॉइंट से एग्जामिनर ने एक क्वेश्चन पूछा, विच इज नॉट ए सपोर्टिंग सेल ऑफ नर्वस सिस्टम? कौन सी सेल नर्वस सिस्टम की सपोर्टिंग सेल नहीं है? ऑप्शन ए एस्ट्रोसाइट, ऑप्शन बी माइक्रोग्लिया, ऑप्शन सी स्वान सेल, और उसने ऑप्शन डी दे दिया आपको कुफर सेल। ये 4 ऑप्शन आ गया आपके पास में। अब मेरे को बताइए इनमें से कौन सी नर्वस टिश्यू की सपोर्टिंग सेल नहीं है? तो ये सपोर्टिंग सेल है जो ऊपर मेंशन की है, नीचे जो कुपर सेल मेंशन की है ये लीवर में पाई जाती है, ब्रेन से इसका कोई लेना देना नहीं है। एग्जामिनर अगर आपसे फिर क्वेश्चन पुटअप करे, क्या क्वेश्चन पुटअप करेगा? विच इज नॉट ए सपोर्टिंग सेल ऑफ नर्वस टिश्यू? इनमें से कौन सी सेल नर्वस टिश्यू की सपोर्टिंग सेल नहीं है? ऑप्शन ए स्वान सेल, ऑप्शन बी सैटेलाइट सेल, ऑप्शन सी माइक्रोग्लिया, ऑप्शन डी न्यूरॉन, और ऑप्शन ई नन ऑफ द अबव। ऊपर वालों में से कोई नहीं, ये सारी सपोर्टिंग सेल है। गलत जवाब दे रहे हो बेटा। मैंने सपोर्टिंग सेल के लिए पूछा है, मैंने ये नहीं पूछा कि कौन नर्वस टिश्यू की सेल नहीं है। अगर क्वेश्चन ऐसे आता कि नर्वस टिश्यू की कौन सी सेल नहीं है, तो हम कहेंगे साहब ये भी नर्वस टिश्यू की सेल है, ये भी सेल है, ये भी सेल है, ये भी सेल है, तो इसलिए इनमें से आंसर आएगा नन ऑफ द अबव। ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन आता सपोर्टिंग सेल कौन सी नहीं है, स्वान सेल सपोर्टिंग सेल है, सैटेलाइट सेल सपोर्टिंग सेल है, माइक्रोग्लिया सपोर्टिंग सेल है, न्यूरॉन तो मेन सेल है, सपोर्टिंग सेल थोड़ी है। हमेशा याद रखिएगा, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि नर्वस टिश्यू की कौन सी सपोर्टिंग सेल नहीं है, तो आपका जवाब क्या होगा? न्यूरॉन होगा। ये कंसेप्ट हमेशा याद रखिएगा। न्यूरोग्लिया या सपोर्टिंग सेल्स नर्वस टिश्यू में कितने टाइप की होती है? 6 टाइप की होती है, 4 ये और 2 ये मैंने ऐसे 2 टेबल फॉर्मेट में क्यों लिखा, उसके पीछे भी लॉजिक है। ब्रेन और ब्रेन से निकलने वाला स्पाइनल कॉर्ड, दिस इज ब्रेन एंड दिस इज स्पाइनल कॉर्ड। हमेशा याद रखिएगा, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को मिला के सीएनएस कहा जाता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मतलब आप किसका मिक्सचर कर रहे हो? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का। अब जो ब्रेन से नर्व निकलेगी या आएगी जाएगी, उनको कहा जाएगा क्रेनियल नर्व्स, क्रेनियल नर्व्स। और स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व आएगी जाएगी उनको कहा जाएगा स्पाइनल नर्व्स। सो 2 नर्व्स होगी आपकी, क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स। अगर मैं क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स दोनों की बात करूं तो इनको कहा जाता है पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। यानी नर्वस सिस्टम को 2 ब्लॉक में डिवाइड किया जा सकता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मतलब है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का मतलब है क्रेनियल नर्व एंड स्पाइनल नर्व। ये कंसेप्ट हमेशा याद रखेगा। अब सुनिएगा, ये किसका बना? तो सीधी सी बात है साहब, न्यूरॉन का बना। वेरी गुड। ये किसका बना? न्यूरॉन का बना। यहां पे भी कौन मौजूद है? न्यूरॉन मौजूद है। यहां पे भी कौन मौजूद है? न्यूरॉन मौजूद है। और उन न्यूरॉन्स के साथ बहुत सारी कौन भी मौजूद है? न्यूरोग्लिया मौजूद है। याद रखिएगा, ये जो पार्ट है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जिसको सीएनएस कहा जाता है, इनमें कितने टाइप की न्यूरोग्लिया मौजूद रहती है? 4 टाइप की न्यूरोग्लिया रहती है। उनके नाम यहाँ मेंशन किए गए हैं, एस्ट्रोसाइट, माइक्रोग्लिया, ओलिगोडेंड्रोसाइट और अपेंडाइमल सेल। ये जो 4 न्यूरोग्लिया आपके यहाँ मैंने नाम मेंशन किए हैं, ये केवल ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में पाई जाती है, यानी सीएनएस में पाई जाती है।
ये क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व में नहीं पाई जाती। इसके उलट अगर एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ ले आपसे कि साहब क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व में कौन सी न्यूरोग्लिया पाई जाती है, तो आपका जवाब क्या होगा? स्वान सेल और सैटेलाइट सेल। माना टोटल नर्वस सिस्टम में, पूरे नर्वस सिस्टम में 6 होती है, लेकिन हर जगह 6 नहीं होती। ब्रेन है तो वहां केवल 4 होगी, स्पाइनल कोड है तो वहां केवल 4 होगी, जबकि यही ब्रेन से निकलने वाली क्रेनियल नर्व है तो उसमें 2 ही न्यूरोग्लिया होगी, और स्पाइनल नर्व में भी कितनी न्यूरोग्लिया होगी? 2 टाइप की न्यूरोग्लिया होगी। तो पहला क्वेश्चन तो ये पूछ सकता है कि कौन सी न्यूरोग्लिया नहीं होती, सपोर्टिंग सेल नहीं होती, तो ये 6 सपोर्टिंग सेल होती है, इनके अलावा कोई सपोर्टिंग सेल नहीं है ब्रेन नर्वस टिश्यू में। दूसरा क्वेश्चन आ सकता है कि ब्रेन में कौन सी सपोर्टिंग सेल नहीं होती। क्या क्वेश्चन पूछा एग्जामिनर ने कि ब्रेन में कौन सी सपोर्टिंग सेल नहीं होती, ये बताइए। देखिएगा, तो ब्रेन में ये 4 सपोर्टिंग सेल्स होती है, इसके अलावा नहीं होती। अगर पूछ ले, ऑप्शन ए एस्ट्रोसाइट, ऑप्शन बी माइक्रोग्लिया, ऑप्शन सी स्वान सेल, ऑप्शन डी सैटेलाइट सेल, इन चारों में से पूछ लिया, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, ये ले लीजिए। और एस्ट्रोसाइट, माइक्रोग्लिया, ओलिगोडेंड्रोसाइट और स्वान सेल, ये 4 ऑप्शन ले लिए और पूछा कि बताइए इनमें से कौन सी सपोर्टिंग सेल नहीं होती ब्रेन में, तो आपका सीधा सा जवाब क्या होगा? स्वान सेल। याद रखिएगा, ब्रेन में स्वान सेल नहीं होती, ब्रेन में सैटेलाइट सेल भी नहीं होती, स्पाइनल कोड में स्वान सेल नहीं होती, स्पाइनल कोड में सैटेलाइट सेल नहीं होती। ब्रेन और स्पाइनल कोड में ये केवल 4 न्यूरोग्लिया पाए जाते हैं, जबकि क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व में 2 न्यूरोग्लिया पाए जाते हैं। तो एग्जामिनर किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पूछे, हम करने के लिए तैयार हैं। पहला क्वेश्चन, नर्वस टिश्यू में टोटल कितनी सपोर्टिंग सेल होती है? जवाब मिलेगा 6। ब्रेन में कितनी सपोर्टिंग सेल? 4। सीएनएस में कितनी? 4। स्पाइनल कोड में कितनी? 4। क्रेनियल नर्व में कितनी? 2। और पेरिफेरल नर्व में कितनी? 2। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में कितनी? 2। स्पाइनल नर्व में कितनी? 2। तो ये डिफरेंशिएशन आपको समझ में आना चाहिए। अब देखिए हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 एक न्यूरोग्लिया को डिस्कस करेंगे, एस्ट्रोसाइट को, माइक्रोग्लिया को, ओलिगोडेंड्रोसाइट को और अपेंडाइमल सेल्स को। तो सबसे पहले जितनी भी न्यूरोग्लिया है वो कैसे अरेंज रहती है ब्रेन में, वो हम हल्का सा देख लेते हैं। देखिएगा, ये आपके सामने हल्का सा मैंने ब्रेन के सेरिब्रम को एलाबोरेट किया कि ब्रेन का सेरिब्रम कैसा होता है। ये केवल सेरिब्रम बनाया है, याद रखिएगा। और इस सेरिब्रम के सेंटर में खाली कैविटी होती है, सेरिब्रम के सेंटर में खाली कैविटी होती है जिसको वेंट्रिकल कहा जाता है, लेटरल वेंट्रिकल। ये देखिएगा, तो ये तो सेरिब्रम हो गया सारा। ये सेरिब्रम की इतनी मोटी दीवार होगी और सेंटर से सेरिब्रम बिल्कुल खाली हो गया, और उस खाली जगह को किस नाम से जाना जाता है बेटा जी? वेंट्रिकल के नाम से जाना जाता है। ऐसा होता है ब्रेन। ब्रेन इतनी मोटी दीवार, सेंटर से बिल्कुल खोखला, जिसको वेंट्रिकल कहा जाता है। ये जो दीवार है, इस दीवार में न्यूरॉन और न्यूरोग्लिया पाए जाते हैं, याद रखिएगा। क्योंकि न्यूरॉन डिस्कस नहीं कर रहे हैं इसलिए न्यूरॉन हमने हटा दिए, और ये जो आपको बंच नजर आ रहा है ये केवल और केवल न्यूरोग्लिया का बंच है। देखिए कहां कौन सी न्यूरोग्लिया है वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले देखिएगा, ये जो न्यूरोग्लिया है सबसे नीचे वाली, जो इस वेंट्रिकल की छत बना रही है, जिसपे ऐसे फाइबर लटक रहे हैं, ये वाली जो इसकी छत बना रही है चारों तरफ पाई जाएगी। ये तो ऊपर ऊपर की छत बनाई है, यहां 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 चारों तरफ वेंट्रिकल्स की जो लाइनिंग बनाती है, उस न्यूरोग्लिया को कहा जाता है एपेंडाइमल न्यूरोग्लिया। एपेंडाइमल न्यूरोग्लियाज वो न्यूरोग्लियाज हैं जो वेंट्रिकल की लाइनिंग बनाते हैं, वेंट्रिकल की छत बनाते हैं। पहली चीज, पॉइंट नंबर 2। सेकंड, दूसरी न्यूरोग्लिया देखिएगा, ये जो ग्रीन कलर वाली न्यूरोग्लिया जो जगह जगह मौजूद है, इसको कहा जाता है माइक्रोग्लिया। और ये बैक्टीरिया, वायरस और सेल के डेब्रिस को खाने का काम करती है, फेगोसाइटोसिस का काम करती है। सबसे पहले ये वाली जो लाइनिंग बना रही है, वो लाइनिंग वाली तो होगी एपेंडाइमल सेल, और जो ग्रीन कलर की माइन्यूट आपको नजर आ रही है ये वाली, ये याद रखिएगा माइक्रोग्लिया है, फेगोसाइटोसिस का काम करती है। जब भी ब्रेन टिश्यू में कोई बैक्टीरिया, वायरस एंटर करता है ब्लड के थ्रू, तो ये सेल उसको खा जाती है और ब्रेन को इन्फेक्ट होने से बचा देती है। काम की चीज तीसरी सेल देखिएगा, ये जो सेल है, ये जिसने इस न्यूरॉन को, ये देखिए आपका एक न्यूरॉन था और उस न्यूरॉन को चारों तरफ से लपेट रखा है ये वाली सेल, ये वाली सेल। इन सेल को कहा जाता है, अगर पीएनएस की बात की जाए तो ये सेल होगी स्वान सेल, और अगर ब्रेन की बात की जाए तो ये सेल होगी ओलिगोडेंड्रोसाइट। यहां हम केवल ब्रेन की बात कर रहे हैं इसलिए स्वान सेल को रिमूव कर देते हैं।
तीसरी जो सेल होगी वो होगी ओलिगोडेंड्रोसाइट। याद रखिएगा, ये जो न्यूरॉन को कवर करके बैठी है ये वाली, इस न्यूरॉन को यहां से कवर कर लिया, इस न्यूरॉन को कवर कर लिया, ये जो न्यूरॉन्स की कवरिंग बना रही है, माइलिन शीथ बना रही है, ये तीसरी सेल है। इस सेल को किस नाम से जाना जाता है? ओलिगोडेंड्रोसाइट के नाम से जाना जाता है। चौथी सेल देखिएगा, फोर्थ सेल, ये जो ग्रे कलर में आपको जगह जगह नजर आ रही है, ये वाली सेल, ये वाली सेल होती है एस्ट्रोसाइट। एस्ट्रोसाइट। इस तरह हमारे ब्रेन में और स्पाइनल कोड में टोटल कितने टाइप के न्यूरोग्लिया होते हैं? 4 टाइप के न्यूरोग्लिया होते हैं। सबसे पहले वो एस्ट्रोसाइट जो फैगोसाइटोसिस करती है, वो माइक्रोग्लिया जो माइलिन शीथ बनाती है ओलिगोडेंड्रोसाइट, और जो वेंट्रिकल की लाइनिंग करती है वो एपेंडाइमल सेल।